नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीटी ईडीयू पर। तो आज हम फिर से आपके लिए वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की जो संरचना है, उसके बारे में आज फिर से आपके लिए क्लास है वो लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएँ और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस क्लास को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगे आने वाला जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। क्लास की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो बीए बीएड, बीए बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर है वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और सेकंड सेमेस्टर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट नंबर 2 यानी भाग नंबर 2 है, वो क्या है, आने वाला है। पार्ट नंबर 2 है वो आने वाला है। भाग नंबर 2 है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको वायुमंडल की संरचना, संगठन है। इसके बाद में वर्षा के जो वर्षा है वो किस प्रकार से होती है, बादलों की जो प्रकार है, मेघ के प्रकार है। इसके बाद आपको चक्रवात है, भूकंप है, इनके बारे में जानकारी है वो क्या है, इसे फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड के अंदर आपको मिलने वाली। बीए बीएड सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट और फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड, इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनईपी 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार क्या है, संपूर्ण भारत का जो सिलेबस है वो एक कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी थी पहले, वो राजस्थान की ज्योग्राफी को क्या कर दिया है, यहाँ पर हटा दिया गया है। जिसके कारण क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी की क्या है, यहाँ पर दो पार्ट कर दिए गए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट और फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं वायुमंडल की संरचना व संगठन के ऊपर, ठीक है। हमने अनेक प्रकार की गैसों के बारे में देखा था वहाँ पर कि गैसों के जो प्रकार हैं वो कौन-कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। उनके ऊपर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि वायुमंडल होता क्या है, वायु प्लस मंडल, मंडल का अर्थ घेरा, मैंने आपको बताया था। इसी इसी घेरे के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की गैसें हैं वो क्या है, पाई जाती हैं। और संरचना की अगर हम बात करेंगे तो जैसी पृथ्वी की आकृति है उसी प्रकार से वायुमंडल का घेरा है उस पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी अलग अलग जो परत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एक नंबर जो पॉइंट है उसके ऊपर है हमारी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है वो है, इसमें देखते हैं कि ध्रुवों पर यह जो ध्रुव हैं उनके ऊपर, ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर सबसे कम, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सबसे कम कहाँ पर, तो ये कहाँ पर सबसे कम, तो ध्रुवों के ऊपर है वो आपको सबसे कम कितनी, 8 किलोमीटर, कितना है, 8 किलोमीटर। तथा विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर सर्वाधिक यानी सबसे अधिक ऊंचाई तक पाया जाता है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। ये ग्लोब है, ग्लोब के अंदर ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ऊपर की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये भाग और नीचे वाला ये भाग, तो यहाँ पर है हमारी ध्रुव है, ध्रुवीय प्रदेश है। और नीचे वाला ये जो भाग है यहाँ पर भी क्या है, ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुव है, ठीक है। बीच वाला ये जो भाग है यहाँ पर क्या है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है, या इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच वाले भाग से क्या है, होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर, तो ध्रुवों के ऊपर क्या है, यह 8 किलोमीटर, अगर यहाँ पर बात करेंगे हम तो 8 किलोमीटर। और ये क्या है, सबसे कम है, ये क्या है, सबसे कम है। जबकि अगर हम बात करेंगे विषुवत रेखा के ऊपर ये 18 किलोमीटर सर्वाधिक है। तो विषुवत रेखा से जैसे ही हम ऊपर की तरफ चलेंगे या विषुवत रेखा से जैसे ही हम नीचे की तरफ चलेंगे तो ये आपको क्या है, सर्वाधिक मिलने वाला है कितना, 18 किलोमीटर। कितना मिलने वाला है, 18 किलोमीटर। क्या, क्षोभ मंडल, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा है इसी को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक
वहां पर आपको सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर आपको सबसे कम यहाँ पर क्या है, इसकी ऊंचाई है वो होती है। ये मैंने आपको पहली लाइन के अंदर ही बता दिया। इस मंडल में प्रति 165 मीटर, देखो यहाँ पर ये आपको क्या है, ऊंचाई की बात यहाँ पर कर रहा है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान क्या है, घटता है। यानी जैसे ही आप विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ आप चलना प्रारंभ करेंगे, तो जैसे ही आप 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर चले जाएंगे, तो 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर क्या है, आपको कितना डिग्री, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान के अंदर क्या होती जाएगी, गिरावट होती जाएगी। ठीक है। और इसी प्रकार से दक्षिण भाग के अंदर अगर हम विषुवत रेखा से नीचे की ओर जाएंगे, तो 165 क्या है, 165 मीटर नीचे की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो वैसे ही क्या है, इसमें भी क्या होगा, तापमान के अंदर क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि विषुवत रेखा से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या है, ध्रुवों की ओर जाते हैं, और ध्रुवों की ओर जाने से क्या है, तापमान के अंदर क्या होगी, गिरावट होगी। जबकि आपको पता है कि ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग के अंदर क्या है, आपको पता है कि तापमान क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर तापमान की बात हो रही है, यानी 1 डिग्री तापमान क्या है, घटता है। तथा प्रत्येक 1000 किलोमीटर, देखो यहाँ पर किलोमीटर आ गया है, मीटर नहीं, यहाँ पर क्या है, किलोमीटर है। तो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान देखो कितना हो जाएगा, तो तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का ह्रास होता है, यानी घट जाता है। कितना, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। इसे ही सामान्य पतन दर कहा जाता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि सामान्य पतन दर है वो किसे कहा जाता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे तापमान के अंदर क्या होती जाएगी, गिरावट होती जाएगी। ठीक है। जितने किलोमीटर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, उतनी ही क्या होगी, हमारी तापमान के अंदर डिग्रियों के अंदर क्या होती जाएगी, डिग्रियों के अंदर क्या है, इस डिग्रियों के अंदर तापमान है वो क्या है, घटता चला जाएगा। तापमान का क्या होता चला जाएगा, ह्रास होता चला जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, सामान्य पतन दर कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सेकंड नंबर इसी का पॉइंट है कि वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां। अब देखो, मौसमी गतिविधियां यहाँ पर नाम आया है, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसमी गतिविधियां, सौरमंडल में ही सारी जो गतिविधियां हैं, मौसमी गतिविधियां वो पाई जाती हैं। जैसे कि वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, ठीक है, भूकंप का आना, चक्रवात का आना, तूफान का आना, ठीक है, आंधियां चलना, ये सारी की सारी जो घटना है वो आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो सारी की सारी जो मौसमी घटनाएं हैं, गतिविधियां हैं, वो आपको कहाँ पर, तो अक्षोभ मंडल में ही क्या है, ये पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है कि मौसमी घटनाएं कौन कौन सी, तो मौसम का बदलना, ठीक है, बादलों से वर्षा का होना, बिजली का चमकना, कड़कना, ठीक है, चक्रवात का आना, तूफान का आना, इसके बाद आंधियों का चलना, ये सारी की सारी जो मौसमी गतिविधियां हैं, ये कहाँ पर, तो क्षोभ मंडल के अंदर ही क्या है, घटित होती हैं। इसके बाद में क्षोभ सीमा के निकट, देखो क्षोभ सीमा है जो कि क्या करती है, समताप मंडल, और जैसे कि मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये हमारा नीचे का भाग है, ये क्षोभ मंडल का है, ऊपर का भाग है, ये क्या है, हमारा समताप मंडल का है। तो ये जो सीमा है, ये जो सीमा है, इस सीमा के ऊपर देखो, इसके निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति, अत्यधिक तेज गति की जो पवनी है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जेम स्ट्रीम। क्या कहा जाता है, जेम स्ट्रीम कहा जाता है। तो देखो, क्षोभ सीमा है, ये देखो यहाँ पर ये सीमा है, तो उसके आसपास चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की जो पवनें हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो आपको प्रश्न ये पूछ सकता है कि क्षोभ सीमा के आसपास वाले भाग के अंदर अत्यधिक तीव्र गति के साथ में चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जेम स्ट्रीम। क्या कहा जाता है, जेम स्ट्रीम कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
2 नंबर हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है, 1 नंबर क्या है, ये परत है, 2 नंबर ये है। तो 2 नंबर पे है समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल है। देखो समताप मंडल क्या है इसके अंदर, समताप मंडल के अंदर, तो इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है। तापमान स्थिर होने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे कि हम बात करेंगे, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो प्रारंभ में इतना ही रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होने वाला है, बदलाव नहीं होने वाला है। परंतु देखो जैसे जैसे हम क्या है, जैसे जैसे हम किलोमीटर के अंदर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान के अंदर भी क्या है, बदलाव होता जाएगा। तो इसमें बता रखा है कि परंतु 20 किलोमीटर की, देखो इसमें बता रखा है कि परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। देखो यहाँ पर साफ साफ ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम किलोमीटर के अंदर ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान के अंदर भी क्या है, बढ़ोतरी होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अचानक क्या है, वृद्धि होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है। तो वहां पर ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैसों की जो उपस्थिति है उस उपस्थिति के कारण क्या होता है, अचानक तापमान के अंदर क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। इसके बाद जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान को बढ़ा देती हैं, और उससे निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें उनका अवशोषण कर लेती है। अवशोषण करने के बाद तापमान के अंदर क्या कर देती है, बढ़ोतरी कर देती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इसको दोबारा से समझेंगे। जल्दी से लें स्क्रीनशॉट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। देखो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसे। हम क्या पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल की जो संरचना है और संगठन है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर हमने अनेक प्रकार की गैसों के बारे में जाना। नाइट्रोजन है जो कि सर्वोपरि है, यानी सर्वप्रमुख है, सबसे ज्यादा है। वो पृथ्वी के ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। लगभग 98% क्या है, ये गैस पाई जाती है। सॉरी 98 नहीं, 78%। कितनी? 78%। 98 नहीं है, 78% क्या है, ये पाई जाती है। और इसके बाद में अगर हम 100% का माने तो क्या है, 100% का तो लगभग पाया जाता है। ठीक है, 78%। इसके बाद में अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन है वो 21% क्या है, ऑक्सीजन पाई जाती है। लगभग ये दोनों गैसें ये क्या है, सर्वप्रमुख है। इसके बाद में जैसे कि ऑर्गन गैस है, हीलियम है। ठीक है, ये सारी गैस है, ये क्या है, अकेली है। ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी। इसके बाद में हमने अनेक गैसों के बारे में जाना कि ओजोन गैस है, इसके बाद में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है जो प्राणदायी गैस है। ठीक है, और इसके बाद में हमने आगे ये जो परत है इनके बारे में हमने जाना कि क्षोभ मंडल क्या है, इसके बाद समताप मंडल क्या है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्षोभ मंडल ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर, तो ध्रुवों के ऊपर क्या है, ये सबसे कम। आप जैसे ही ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे ही क्षोभ मंडल का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद तथा विषुवत रेखा पर जैसे ही आप बीच वाले भाग के अंदर, पृथ्वी के बीच वाले भाग के अंदर आओगे तो वैसे ही क्या है, आपको वहां पर इसका भाग है वो सर्वाधिक देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर 18 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 18 किलोमीटर सर्वाधिक ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक, यानी विषुवत रेखा के आसपास वाले भाग के अंदर आपको क्या है, इसकी जो ऊंचाई है वो आपको सर्वाधिक मिलने वाली है। ध्रुवों पर सबसे कम होती है। जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या, क्षोभ मंडल का जो क्षेत्र है वो क्या है, एरिया है, वो कम होने लग जाएगा। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर बढ़ते हो वैसे वैसे क्या है, 165 मीटर, प्रति 165 मीटर के ऊपर क्या है, ऊंचाई के ऊपर आपको 1 डिग्री तापमान क्या है, घटता हुआ नजर आएगा। तथा प्रत्येक 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कम हो जाता है। इसे ही सामान्य पतन दर कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य पतन दर क्या क्या होता है। इसके बाद में सेकंड नंबर है कि वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बादलों से वर्षा होना, ठीक है, वर्षा का होना,
इसके बाद बिजली का कड़कना, बिजली का चमकना, इसके बाद चक्रवात, तूफान, भूकंप, आंधी का आना, ये सारी की सारी जो मौसमी गतिविधियां हैं ये कहाँ पर घटती हैं, तो क्षोभ मंडल में ही क्या है, घटित होती हैं। क्षोभ सीमा के निकट, जैसे कि मैंने बताया, ये समताप मंडल, ये नीचे का क्षोभ मंडल, तो दोनों के बीच का ये जो भाग है ये क्षोभ सीमा। तो निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की पवनें हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो जेम स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि जेम स्ट्रीम क्या है, तो क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की पवनों को जेम स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो समताप मंडल है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, मतलब 10 डिग्री है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। परंतु जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर दे रखा है परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। कहने का तात्पर्य ये विषुवत रेखा से जैसे ही हम ध्रुव की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वैसे ही क्या है, तापमान के अंदर भी बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा ओजोन गैस पाई जाती है। उन ओजोन गैस के कारण क्या है, वहां पर उपस्थित होने के कारण तापमान में अचानक क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, जो कि पराबैंगनी किरणों को क्या है, अवशोषित कर तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका। इसके बाद हमें अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर क्या है, समताप मंडल के बारे में और भी चर्चा करेंगे। जैसे कि समताप मंडल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पायलट हैं वो वायुयान उड़ाना कहाँ पर पसंद करते हैं, तो वो समताप मंडल के अंदर उड़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की जो मौसमी गतिविधि है वो नहीं घटती है। ठीक है, इसीलिए जो पायलट है वो वायुयान को उड़ाना कहाँ पर पसंद करते हैं, समताप मंडल के अंदर उड़ाना पसंद करते हैं। तो आगे भी हम क्या है, समताप मंडल के ऊपर चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।